नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली के एआई समिट में कांग्रेस की यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो शर्मनाक नंगा प्रदर्शन किया गया, उसकी सुर्खियां अभी भी खबरों में, अभी भी उस खबर की चर्चा हो रही है। उस खबर को लेकर एक तरफ राहुल गांधी ने तारीफ कर दी है अपने बब्बर शेरों की, दूसरी तरफ उनके एक बब्बर शेर को आज पकड़कर चिड़ियाघर या यूं कहिए कि जेल में पहुंचा दिया गया है। ऐसे कई लोग अब तक जेल में जा चुके हैं। अगर वो बब्बर शेर हैं तो फिर कैसे शेर हैं, तो उनकी शक्लें देखकर मालूम पड़ रहा है। लेकिन इन सारी खबरों के बीच एक खबर और आई जिस पर लोगों की निगाह नहीं गई, और वो खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो एआई समिट की खबरों में और कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच दबकर रह गई या जिस पर चर्चा नहीं हुई। और दो टूक में हम जनता से जुड़े मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। दो टूक में हम देश से जुड़े मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता देते हैं। इसलिए हमने तय किया 2 दिन तक एआई समिट की खबर पर चर्चा के बाद आज हम इस खबर पर चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा फिलहाल देश में नहीं हो रही। और वो महत्वपूर्ण खबर क्या है, वो भी सुनिए, जानिए। पिछले कई दशकों से, पिछले 40 साल, कम से कम 40 साल या 50 साल से भारत एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। और वो समस्या कोई और नहीं, वो समस्या है टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद का भारत शिकार है। दुनिया के कई देश शिकार हैं यूं तो आतंकवाद के, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है, भारत एक ऐसा देश है जो आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार है, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी है, भारत का पड़ोसी दुनिया भर में आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है। मेरा इशारा पाकिस्तान की तरफ है, दुनिया जानती है। तो जब भारत के बगल में ही आतंकवाद की फैक्ट्री होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान भी भारत को ही होगा। अब तक हजारों लोग, हजारों परिवार उजड़ चुके हैं आतंकवाद के कारण। पाकिस्तान की ओर से अब भी आतंकवाद भारत में फैलाने की जो है लगातार साजिशें होती हैं। लेकिन पहली बार आतंकवाद को लेकर के एक समग्र नीति बनाई गई है। इसलिए मैंने कहा यह अपने आप में बड़ी खबर है। इन तमाम खबरों के बीच जिस खबर पर चर्चा नहीं हुई वो ये है कि राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति जो है, वो मोदी सरकार ने उसका प्रारूप जो है उसको एक शक्ल दे दी है, और वो नीति अब देश के सामने है। आतंकवाद के खिलाफ कोई पॉलिसी बनाने में भारत को इतना समय लग गया, ये सवाल आज मन में उठता है कि इतना इंतजार हमें क्यों करना पड़ा। जब 4 दशक 5 दशकों से हम लगातार आतंकवाद को झेल रहे हैं, उसके बावजूद क्यों आतंकवाद को लेकर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं। मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी बनाई है जिसको जारी कर दिया गया, उसका नाम है प्रहार। और ये, जैसा मैंने कहा, इंटीग्रेटेड पॉलिसी है। इसमें आधुनिक जो कारण हैं आतंकवाद के, जो आधुनिक तकनीक हैं, उनसे लेकर जो परंपरागत जो आतंकवाद को लेकर जो पॉलिसीज हैं, आतंकवाद के जो परंपरागत तरीके हैं, उन सब के से निपटने की एक नीति बनाई गई है। और इस नीति का एकमात्र जो लक्ष्य है वो ये है भारत के नागरिकों की सुरक्षा करना। इसे प्रहार नाम दिया गया है। इसलिए आज मेरे दो टूक का शीर्षक है आतंकवाद पर प्रहार, आर पार। जी हां, आतंकवाद पर प्रहार, आर पार। अब आर पार प्रहार का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत ने अब एक पॉलिसी बना ली है। तो उस पॉलिसी को लेकर भारत आगे बढ़ेगा और उस पॉलिसी पर काम करते हुए आतंकवादी घटनाओं को लेकर के लगातार जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश होती रहेगी। सुरक्षा बल करते रहेंगे, हमारी एजेंसियां करती रहेंगी। लेकिन यह मत भूलिए कि मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद आतंकवाद को लेकर उनकी जो पॉलिसी थी वो पहले से ही बड़ी स्पष्ट थी कि वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे और आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही कारण है कि अगर आप 2014 से पहले का समय देखते हैं, 2014 के बाद देखते हैं, तो आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन अब जबकि पॉलिसी आ गई है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इससे परिणाम होंगे, इसी को आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें,
प्रहार क्या है वो भी जरा सुन लीजिए, और साथ साथ मोदी सरकार की पॉलिसीज जो हैं क्या रही वो भी आपको सुना। हम सबको याद है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको पता नहीं है, हम सबको पता है। हर जगह पर अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती है, कोई भी लावारी चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे, अनाउंस कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकती थी। हमारी सरकार ने 11 साल में ये करके दिखाया, एक बहुत बड़ा सबूत है। निश्चित रूप से ये प्रणाली से आने वाले दिनों में देश में आतंकवादी घटनाओं का, चाहे वो किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना हो, जहां पर विस्फोटक का उपयोग हुआ है, विस्फोट हुआ है, आईईडी का उपयोग हुआ है, वो सभी के इन्वेस्टिगेशन करते हुए एनालिसिस के लिए और आने वाले दिनों में बचावात्मक उपाय करने के लिए भी ये डेटा एक प्रकार से नए कवच का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है। ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर, इन्हें पता था ब्लास्ट होने वाला है, फिर भी हो जाता है। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब किसको ये कहाँ आतंकवादी बना दे, बाद में 20-20 साल के बाद छुटकर आते हैं। ये भी नहीं कह सकता ये गलत है और ये भी नहीं कह सकता ये 100% सही है, क्योंकि तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनसे कुछ भरोसा नहीं है। तो चलिए, आपने आतंकवाद को लेकर मोदी सरकार जो है शुरू से ही सख्त रही, उसको लेकर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। और ये दरअसल जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, ये जो प्रहार है, इसको लेकर जो दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि इसमें जो प्रमुख जो इसके हिस्से हैं, इसमें है PRAHAAR, इस तरह से 7 जो इसमें शब्द हैं। उनमें P से प्रिवेंशन है, आतंकी हमलों को होने से पहले रोकना। R से रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया क्या होगी और उस पर त्वरित कार्रवाई क्या होगी। A से एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटीज है, यानी सुरक्षा बलों की ताकत को बढ़ाना। H से ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, यानी जो भी कार्रवाई हो मानवाधिकार और साथ साथ कानून के दायरे में हो। A से एट्यूनिंग रेडिकलाइजेशन, यानी रेडिकलाइजेशन को कम करना। दूसरे A से अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो एफर्ट्स हैं उनके साथ जो है सहयोग बनाकर चलना। और R से रिकवरी एंड रेजिलियंस, यानी हमले के बाद
पुनर्प्राप्ति और सुरक्षा को मजबूत करना। तो ये 7 बिंदु हैं जिनके आधार पर ये पूरी पॉलिसी बनाई गई है। इसी पर चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही हैं अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बस की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। और घुमा दिया भैंस की आंख बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, तो आतंकवाद पर प्रहार आर पार, इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बताया कि इसको हम क्या कहें कि यह दुर्भाग्य है कि इतने सालों से, इतने दशकों से भारत आतंकवाद का सामना कर रहा है, लेकिन उसको लेकर पहली बार एक पॉलिसी जो है, इंटीग्रेटेड पॉलिसी जो है, वो सरकार की आई है। इसी पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ अखिलेश कटियार जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और कई आतंकी घटनाओं को उत्तर प्रदेश में इन्होंने बहुत करीब से देखा। आतंकवाद से, आतंकवादियों से निपटने में इन्हें महारत भी हासिल है। बहुत जल्द मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले विक्रम सिंह जी आप ही से करना चाहता हूं। विक्रम सिंह जी, ये थोड़ा समय लगा, लेकिन आपने पॉलिसी देखी होगी। क्या आपको लगता है ये पॉलिसी क्या ज़रूरी थी आना, और क्या इसके आने से कुछ इम्पैक्ट होगा? सर। अशोक जी, आपके प्रश्न का पहला जवाब यह है कि ट्रेलर आपने देखा था 2015 में नक्सल उन्मूलन का रोड मैप और पॉलिसी आई थी। तब विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसे ही सवाल जैसे आप आज कर रहे हैं। तब कहा था कि ये तो भारत के 40% भूभाग पे नक्सल पंथियों का कब्जा है, आप कैसे दूर कर देंगे। हकीकत यह है कि आज वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। 31 मार्च यानी अगले महीने तक ये बिल्कुल चले जाएंगे वेंटिलेटर में और ये समाप्त हो जाएगा।
कोई विश्वास करता इस बात को 5 साल पहले? इसी तरीके से 22 अप्रैल 2025 में जब पहलगाम हुआ, 26/11 को मुंबई हुआ, तो हम ये देख रहे थे कि हम केवल रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं है। 2-3 देश विश्व में ऐसे हैं, इजराइल, चीन, ये है। एक तो कोई दुस्साहस नहीं करता है, अगर किया जैसे इजराइल पे किया तो उसको मिट्टी में मिला दिया गया। ये जो 7 पॉइंट आपने प्रारंभिक संबोधन में गिनाए हैं, ये इसी क्षमता, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए है कि हमारी फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे हो, चेन ऑफ कमांड कैसे दुरुस्त हो। आप पहले देखें, चेन ऑफ कमांड जहां पे चरमपंथी गतिविधियां होती थी वहां पर नहीं थी। आपस में हर आदमी की, हर फोर्स की अपनी ढपली, अपना राग। आपके इन 7 बिंदुओं में कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ आप ये देखेंगे कि जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और जो टेरर फंडिंग, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप ये देख लें कि क्रिप्टो करेंसी, हवाला और डार्क वेब, इन चीजों का समावेश किया गया है। और हमारे विद्वान पहले सब, मैं उनके मतलब की बात कह रहा हूं, ये जो कहा जाता है कि हमारे बेगुनाह गरीब नौजवानों को तंग किया जाता है और 20 साल बाद छोड़ दिया जाता है, अब जुडिशियल ओवरसाइट इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, डी रेडिकलाइजेशन को, धार्मिक जो हमारे धर्मगुरु हैं उनका समावेश करते हुए, एनजीओ का समावेश करते हुए, जिससे कि पूरी पारदर्शिता के साथ और धर्म का शब्द इस्तेमाल किए बिना ये सारे ऑपरेशंस में, फिर कह रहा हूं, किसी धर्म के बिना। लेकिन भारत को जो खतरा है जमीन, जल और वायुमंडल और साइबर अटैक से, और इसके अलावा जो 4 और अटैक बताए गए हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, उन सब के बारे में एक काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की है। और दूसरे फेज में मैं उसके बारे में अगर मौका देंगे, लेकिन ये एक समग्र कार्य योजना है और सारे स्टेट्स की, सारे फोर्सेस का समावेश किया गया है। सिटीजन सेंट्रिक, एनजीओ सेंट्रिक, फोर्स सेंट्रिक और इंटेलिजेंस के ऊपर विशेष बल दिया गया है। और पारदर्शिता के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें धर्म को बिल्कुल नहीं रखा गया है, लेकिन जो हम अभी तक रिएक्टिव थे, अब हम प्रीएम्प्टिव हो जाएंगे। जी, कट्टरपंथ की बात है इसमें कि भाई कट्टरपंथ को कैसे कम करना चाहिए, इंटरनेट और अन्य माध्यमों से ये जो महिमा मंडन होता है उसको कैसे टैकल किया जाए, साइबर हमलों और अपराधी को, हैकर्स को रोकना, ड्रोन और नई तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना, डार्क वेब, डिजिटल खतरों से सुरक्षा, उभरती तकनीकों के खिलाफ तैयारी, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, ये तमाम बिंदु हैं। और ये बिंदु जो हैं उम्मीद जताते हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत आतंकवाद का पीड़ित देश है और ऐसे में आतंकवाद के खिलाफ ये पॉलिसी आना, ये स्वागत योग्य कदम है। सैयद जवाद, वैसे तो विपक्ष जो है स्वागत करता नहीं है, सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन क्या कहेंगे आज इस पॉलिसी के आने पर आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। अशोक भाई, देखिए, आतंकवाद एक गंभीर समस्या है और ये सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरे विश्व के लिए एक गंभीर समस्या है। और आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना चाहिए हर देश को। बहुत सी जगह पे हम मतभेद रखते हैं और सरकार का विरोध भी करते हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पे आपने देखा, जो हमारे देश के अंदर पहलगाम हुआ, चाहे पुलवामा हुआ, तो विपक्ष ने पूर्णतः समर्थन दिया और कहा कि हम कंधे से कंधा मिला करके साथ में साथ हैं, और जो आपको लगता है कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई करिए आप। विपक्ष ने पूर्ण समर्थन दिया आतंकवाद के ऊपर। बहुत सी जगह पे हमारे राजनीतिक मतभेद होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अशोक भाई, आतंकवाद भारत के लिए एक बहुत सुनहरा मौका ये है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा आतंकवाद से पीड़ित हैं। जो पाकिस्तान है, बेगैरत मुल्क है, बेहया मुल्क है, भिखमंगा मुल्क है, वो आतंकवाद का जन्नी है और आतंकवाद वहां से पनपता है। तो हमें यह भी देखना होगा कि आतंकवाद की एक क्लियर डेफिनेशन, क्योंकि हम बात तो करते हैं आतंकवाद की, आतंकवाद हमारे देश के अंदर हमले भी हो चुके हैं, लेकिन आतंकवाद की अभी तक विश्व पटल के ऊपर क्या व्याख्या होनी चाहिए वो कहीं नहीं रखी गई। भारत के पास एक सुनहरा मौका है कि विश्व पटल के ऊपर आतंकवाद की एक व्याख्या रखे और आतंकवाद को डिफाइन करे कि आतंकवाद एक्चुअल में है क्या। क्योंकि जिसको जो सहूलत लगती है वो अपने अकॉर्डिंग आतंकवाद को व्याख्यात करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, आज के दौर में ईरान जो है वो अमेरिका के लिए एक आतंकवादी मुल्क हो गया है। पहले हमारे लिए तालिबान जो था वो आतंकी देश था, वहां की जो अब जो गवर्नमेंट आई है, जो पहले तालिबानी थे वो पूरे विश्व के लिए आतंकी थे। लेकिन बहुत सी जगह पे चीजें चेंज हुई। हमारी सरकार ने आज तालिबान को जो है रेड कारपेट वेलकम भी करा, उनसे बातचीत भी चालू हो गई। वही आप देखिए जाके जो हक्कानी लोग हैं वो अमेरिका के लिए आज भी आतंकी हैं।
लेकिन वहां पे जाकर देखेंगे तो गवर्नमेंट है। बहुत सी जगह पे हुतीज जो है वो आतंकवादी हैं। सही जवाब आप जो कह रहे हैं वो सारे बिंदु बड़े सही हैं, उन पर चर्चा भी होनी चाहिए। आतंकवाद की व्याख्या जो है दुनिया नहीं कर पाई है, वास्तव में बड़े दुर्भाग्य का वक्त। आ रहा हूं सर, लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री से उनके साथ न्यूयॉर्क गया था, तब भी उन्होंने अमेरिका के अंदर यह बात कही थी कि वक्त आया दुनिया आतंकवाद की व्याख्या करे। लेकिन 2003 से 2025 हम पहुंच गए और दुनिया अभी भी गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, गुड तालिबान, बैड तालिबान ये सब करती है। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया इसमें क्या कर रही है हमें उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी। दुनिया व्याख्या करेगी नहीं करेगी हमें उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी। आज भी जो है भारत में जो आतंकवादी होता है बीबीसी के लिए वो गनमैन होता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? बीबीसी जैसा एक जो है दुनिया में अपने आप को बड़ा निरपेक्ष और बड़ा धुरंधर अपने आप को कहने वाला जो मीडिया संस्थान है, भारत के आतंकवादियों को गनमैन कहता हो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? लेकिन मैं भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि भारत को कम से कम आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए और वो तैयारी दिख रही है। विक्रम सिंह जी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं। 1 मिनट जी अशोक जी, वैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अमेरिका की बात करें, औरों की बात करें, वो तो मौका परस्त लोग हैं और मौका देख करके उनके दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। इसलिए उनके हक में नहीं है कि वो टेररिज्म को परिभाषित करें। लेकिन भारत में यही संतोष का विषय है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में टेररिज्म को डिफाइन कर दिया है और ये पारित भी हो चुका है। सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट एज एनी एक्शन इंटेंडेड टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और टू स्ट्राइक टेरर इन द पब्लिक। इट कवर्स वायलेंस यूजिंग एक्सप्लोजिव्स, फायरआर्म्स, हैजार्डस मटेरियल कॉजिंग डेथ, इंजरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अब इससे ज्यादा स्पष्ट तो नहीं सकती। अमेरिका ने न किया है न करेगा और कंट्रीज ने किया, क्योंकि कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब दुश्मन दोस्त बन जाए, इसलिए अपने लिए वो सेल्फ गोल तो करेंगे नहीं। लेकिन हमारी पॉलिसीज बिल्कुल स्पष्ट हैं और इसलिए हमारी डेफिनेशन आ चुकी है। बिल्कुल हमारी डेफिनेशन आ चुकी है। आपने ये अच्छा बिंदु जो है दर्शकों के सामने और हमारे पैनलिस्ट के सामने रखा। सही जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा अखिलेश जी के पास। नहीं, देखिए सरकार पॉलिसी लेकर के आ रही है। अभी भी पॉलिसी के ऊपर मैं कुछ और बिंदु जो हैं वो देखना चाहूंगा, क्योंकि पूरा अगर अभी तक पढ़ूं उसको बैठ करके इतना नहीं था। मैंने जितना पढ़ा समझ में आया। पहली चीज तो सरकार को यह भी मानना चाहिए इन 11 साल में सरकार कई जगह पे फेल हुई आतंकवाद को रोकने पे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी। अब मैं क्रिटिसाइज करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नहीं, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो तो उनको सुनना चाहिए। आज भी नहीं पता चल पाया कि जो घिनौने अपराधी, जो घिनौने आतंकवादी आए थे पहलगाम में, वो कैसे आ गए, कैसे चूक हो गई। तब के सरकार ने माना था, किरण रिजिजू ने माना था कि हमसे चूक हुई है। कहां से पुलवामा के अंदर आरडीएक्स आया ये नहीं पता। दूसरी तरफ सरकार ने यह दावा करा था कि जब हमने धारा 370 हटा दी, देश के अंदर नोटबंदी कर दी थी, तो उनका पहला स्टेटमेंट यह था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। उसके बाद जब हमारे देश के अंदर 2019 में आपको याद होगा कि जब धारा 370 को हटाया गया, वो करा गया, तो यह भी कहा गया कि अब आतंकवाद का जड़ से जो है वो खात्मा हो गया है, अब आतंकवाद पनप नहीं रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि इनमें जो है उरी भी हुआ, पठानकोट भी हुआ, उसके बाद जो है पहलगाम भी हुआ, पुलवामा भी हुआ। सैयद जवाद सुनिए। ओके सुनिए, ठीक है। ये बात जो आप कह रहे हैं पठानकोट भी हुआ, ये भी हुआ, ये बात ठीक है। ये भी सही है कि 370 को ये कहा था कि आतंकवाद से इस पर असर पड़ेगा। ये भी कहा गया था कि जो है जो नोटबंदी हुई उससे आतंकवाद का फर्क पड़ेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी स्टेप उठाया जाता है, आतंकवाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपने एक कदम उठाया तो दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। उसमें तो एक ही चीज़ है, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से हट जाए ना जिस दिन, मुझे लगता है दुनिया में आतंकवाद का आधी आतंकवाद दुनिया में ख़त्म हो जाएगा जिस दिन पाकिस्तान नक्शे से हट जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि आपने एक कदम उठाया, लेकिन ग्लास आधा भरा हुआ है आधा खाली है, वो देखने का नजरिया चाहिए। क्या 370 हटने के बाद क्या कश्मीर के अंदर टेररिस्ट घटनाओं में कमी नहीं आई? क्या 370 हटने के बाद वहां जो 15-15, 16-16 साल के लड़के आए दिन जो पथराव करते थे कश्मीर में, जो है लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल होता था, हर जुमे के दिन वहां पर जो है बंद हो जाता था, आतंकवादी वहां कॉल करते थे, क्या वो बंद नहीं हुआ? क्या आतंकवाद की फंडिंग कम नहीं हुई? क्या भारत के अंदर आतंकवादी हमले कम नहीं हुए? आप 2-3 घटनाओं गिनाओगे तो आप बिल्कुल गिनाइए, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई।
और आपने शुरू में कहा, और आपका शुरू का स्टेटमेंट अच्छा था, लेकिन उसका फैक्ट चेक भी जरूरी है। आपने क्या कहा, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने कहा कि भाई सरकार के साथ खड़े हैं। कौन सरकार के साथ खड़ा था? कितने लोग सरकार के साथ खड़े थे? किस किस ने संसद में नहीं कहा कि भारत के विमान बताओ कितने गिरे? किस किस ने संसद में, किस किस ने संसद के बाहर नहीं कहा कि भारत के विमान गिर गए? किस किस ने नहीं कहा कि भारत की पिटाई हो गई? किस किस नेता ने? भाई अभी अभी इमरान मसूद का बयान, और बाकी छोड़िए सर, मैं आपका एक और चीज दिखाना चाहता हूं। जब हम कहते हैं ना आतंकवाद की बात, और मैंने शुरू में कहा था बहुत अच्छी बात है अगर सब लोग एक सुर में बोले, लेकिन जब आपने कहना शुरू किया कि भाई हम तो बड़ी अच्छी बात है, तो सर थोड़ा सा इतिहास में झांक कर देखना चाहिए, और इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इस देश में आतंकवाद के खिलाफ, अभी मैंने अटल जी का जिक्र किया, अटल जी की सरकार इस देश में पोटा लाई थी, पोटा। और वो पोटा क्या था? आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा कानून था। दुर्भाग्य से इस देश में आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून तक नहीं थे। जब पोटा लाया गया तो क्या हुआ, मैं आपको बता दूं। 2001 खबर ये दिखा रहा हूं, पोटा का सोनिया गांधी ने विरोध किया। अब आप सोचिए, आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी एक बनाई जा रही है। आप ये तो कह सकते थे कि भाई इसमें ये अमेंडमेंट कीजिए, ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कीजिए, लेकिन ये पूरी की पूरी हेडलाइन कहती है कांग्रेस कैन नॉट सपोर्ट टेरर लॉ। सोनिया गांधी, आप आतंकवाद के खिलाफ कानून तक का समर्थन नहीं करते। इस देश में ऐसा विपक्ष, ये आज ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात नहीं दिखा रहा मैं दिखा रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर तो एक झलकी थी, ये पूरी परंपरा है। आप टेरर लॉ का समर्थन नहीं करेंगे, और उसके बावजूद अटल जी की सरकार ने पोटा कानून बनाया। लेकिन हुआ क्या, जैसी कांग्रेस सरकार आई उसने पहला काम किया, पोटा हटा दिया। ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस ने कहा, रूल आउट किया कि पोटा की कभी वापसी नहीं होगी। कांग्रेस रूल आउट। ठीक है, और बताता हूं मैं, देखिए आतंकवाद से लड़ने के लिए ना देश में एकता होनी चाहिए, लेकिन इस देश में आपने कहा सबका सपोर्ट, सबने सपोर्ट किया। मेरे पास वो खबरें भी हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा, वो खबरें भी आपको दिखा सकता हूं सिंदूर की, लेकिन आपको दिखा रहा हूं 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त की दो खबरें हैं, और पूरा देश ध्यान से सुने उन खबरों को। आतंकवाद पर इस देश में क्या कुछ होता रहा है वो लोगों को मालूम होना चाहिए। पहली खबर ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और ये खबर क्या कहती है, जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो यूपीए सरकार के अंदर और सुरक्षा बलों ने यह बात कही कि देश में आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा कानून होना चाहिए। यह देश के सुरक्षा बलों ने कहा और यूपीए सरकार के अंदर से आवाज उठी। लेकिन यह खबर कहती है सोनिया गांधी अपोज एंटी टेरर लॉज। ये कब की खबर है? ये 2008 की मुंबई आतंकी हमले के बाद की खबर है। यह खबर कहती है, आफ्टर द टेरर अटैक्स इन मुंबई नवंबर 2000 देयर वाज ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग सम प्रोमिनेंट मेंबर्स विद इन द यूपीए गवर्नमेंट फॉर इनेक्टिंग एंटी टेरर लॉ टू इफेक्टिवली डील विद द वर्सनिंग सिचुएशन इन द कंट्री। लेकिन यह खबर कहती है सोनिया गांधी के जो लॉयलिस्ट थे, और उन्होंने, सोनिया गांधी ने इस एंटी टेरर लॉ का विरोध किया। ये खबर है 2 अक्टूबर 2000, एक मिनट सर, मैं 1 मिनट, 2008 अक्टूबर की 2008 की खबर है ये। सोनिया गांधी और उनकी मंडली ने विरोध किया कि एंटी टेरर लॉ की जरूरत नहीं है, जब भारत को जरूरत थी। और एक और खबर दिखाता है तो, एनएससी क्या थी? नेशनल एडवाइजरी कमेटी। ये क्या थी? ये सोनिया गांधी की टीम थी। और जब कसाब जो है उसको फांसी की सजा दी गई तो एनएससी के मेंबर्स ने, खबर क्या कहती है, एनएससी मेंबर्स ट्राइड टू सेव कसाब। सोनिया गांधी की एनएससी ने बाकायदा कसाब को बचाने की कोशिश की कि भाई कसाब को फांसी मत दो, बड़ा प्यारा लड़का है, अरे नन्ना मुन्ना है, ये तो बेचारा टॉय गन लेकर आ गया था, इसको तो ऐसे ही जो है जबरदस्ती फंसा दिया। तुकाराम ओमले ने जो है जबरदस्ती एक टॉय गन लेकर आया, तो एनएससी के सदस्यों ने कहा नहीं ये तो बच्चा है, इसको छोड़ दो। तो सर मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैं ये खबरें इसलिए दिखा रहा था, मेरे पास बहुत खबरें आतंकवाद को लेकर जो पॉलिसीज होती हैं, लेकिन आतंकवाद पे जब ये राजनीति होती है ना, तो उससे जो है देश कमजोर होता है। मैं बार बार कहता हूं। रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मैं अखिलेश कटियार जी, आपका रिस्पॉन्स लेता हूं, फिर मैं रोहन जी के पास जाऊंगा। अखिलेश कटियार जी। नहीं अशोक जी, हम सब लोग इस बात के साथ है कि भारत मजबूत से मजबूत कानून बनाए, और आतंकवाद किसी भी समाज, किसी भी देश के लिए
नासूर है, इस बात से किसी भी भारत के नागरिक को ऐतराज नहीं हो सकता और हम इस बात से सहमत हैं। दूसरी बात, इसमें इसका ड्राफ्ट पूरी तरह आए, इसकी साफ हो सारी लाइन, सारी गाइडलाइन, तो और विस्तार से बात हो सकेगी। हम एक बात जरूर चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कानून बने जिसमें जो राज्य के अधिकार है उनमें कोई ऐसी चीज आए जो उन्हें लगे कि स्टेट के पावर और एजेंसियों को कमजोर करने के लिए और सारे पावर केंद्र अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है, उस तरीके का डिसबैलेंस ना हो। हम सब लोग इस बात का भी ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि ऐसा ना हो कि कानून के अंदर उस तरीके की कोई एक्टिविटीज शुरू हो। बहुत सारे कानून बनते हैं, इस बात की आशंका ना रहे कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वो वायलेशन हो या उस सब चीजें भी ठीक रहे। हम बिल्कुल चाहते हैं कि सख्त कानून आए और अशोक साहब इस तरीके के प्रावधान भी किए जाए। आतंकवाद है, भारत में नक्सलवाद है, इस तरीके से हमारे कितने जवान शहीद होते हैं, तो उस तरीके के क्षेत्रों पे भी काम हो जिससे कि वहां पे भी विकास की बयार पहुंचे, रोजगार की बात पहुंचे। जहां पे हमारे आदिवासी भाई जो रहते हैं वो नक्सलवाद की चपेट में चले गए हैं, तो हम सब लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि वो उस तरीके के कानून पे जो अपोजिशन की तरफ से सवाल ना जाए कि इसमें ऐसी कोई आशंका है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। तो अखिलेश जी, आपको तो मुझे लगता है मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए क्योंकि आपने नक्सलवाद का जिक्र किया। मेरे पास नक्सलवाद और आतंकवाद के पूरे आंकड़े हैं कि किस तरह से नक्सलवाद जो है वो एक समय में भारत के 9 राज्यों में 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में था। आज देश के 7 जिलों में बचा है, सिर्फ 7 जिलों में। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो 7 भी 6 होने जा रहे हैं। और आतंकवाद जो है, नक्सलवाद की कमर। तो आपको तो इसलिए, अगर आपने नक्सलवाद की बात करी तो मोदी सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि नक्सलवाद के खिलाफ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनको शाबाशी देते हैं। नहीं, वो जो बात इसमें है कि आतंकवाद, नक्सलवाद और जो समस्याएं हैं इनको सबको मिलकर दूर करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और मिलकर हम अच्छे से करें। और कोई कानून है कि जिसपे ये ना हो कि नीति ठीक हो, नियत ना हो, उन सब चीजों का भी मामला ऐसा रहे कि वो एक बेहतर तरीके की चीज। नियत मापने का कोई पैमाना या कोई मशीन अगर होगी तो उस पर जरूर नापा जाना चाहिए, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी एआई में भी नियत मापने की कोई मशीन नहीं बनी है। रोहन जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, आपने जो बात कही कि जो एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, कहीं ना कहीं ये 50-60 साल तक ये रहा कि कहीं ना कहीं दूसरी राजनीति, एक सुरक्षा की जो हमारी जिम्मेदारी उसके ऊपर हावी हुई। जो आपने एग्जांपल दिए, बाटला हाउस एनकाउंटर की बात करें, कसाब की बात करें, या जो भी आप देखेंगे कि आतंकवाद के सामने हम हुर्रियत की बात करें, जम्मू कश्मीर में एक सॉफ्ट अप्रोच की बात करें, तो ये सारी चीजें जब आपकी जो पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी नहीं होती है, जीरो टॉलरेंस नहीं होता है, तो दूसरे लोग उसका फायदा उठाया। पाकिस्तान ने भी उसका ही फायदा उठाया। पाकिस्तान को मालूम था कि हम कितना कुछ भी कर लेगा, भारत डोजियर भेजेगा और हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनेशनल कंप्लेन करेगा, हमको जो करना है हम करते रहेंगे। 26 के 11 बात भी हुआ, पर यह पहली बार हुआ है कि भारत ने पहली बात तो सरकार ने नक्सलवाद का खात्मा करके दिखाया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकार की। जो काम 60 साल पे नहीं हो पाया, 10 साल में, 12 साल में करके दिखाया, नंबर 1। उसी से आगे जाते हुए अब आतंकवाद में भी प्रहार की जरूरत इसलिए पड़ी कि एक होलिस्टिक अप्रोच, कि ना जिसमें किसी धर्म, जाति, कोई नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इसको इन प्रिंसिपली हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तो पहले प्रिवेंटिव एक्शन कि किस प्रकार से हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को आतंकवाद से बचाएं, और सेकंड इज क्विक रिस्पांस कि किस प्रकार से एक होलिस्टिक, जो पॉलिसी पैरालिसिस हमने देखा 26/11 के बाद में, क्या करे ना करे, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को साथ में रख के किस प्रकार से प्रहार किया जाए, तो ये, और इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको भी कैसे उसमें जोड़ा जाए। तो ये जो 6 एंगल का पूरा जो पॉलिसी बना है उसका एक ही ध्येय है कि जो भी कमी आई है उसको हमको जीरो करना पड़ेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति में आगे बढ़ना होगा। जो काम हमने नक्सलवाद में किया, आतंकवाद को भी उसको हमको करके खात्मा करके दिखाना पड़ेगा। और इसलिए गवर्नमेंट ने नियत पर, सर, विपक्ष को आपकी नीयत पर शक रहता है कि भाई आप पता नहीं कानून की आड़ में क्या करने लगेंगे। अशोक जी, नियत की बात हो तो जम्मू कश्मीर आपके सामने एग्जाम्पल है, नियत की बात करें तो नक्सलवाद का खात्मा आपके सामने एग्जाम्पल है। और मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं कि जिस हाथ में पत्थर होते थे, आज उस हाथ में नाव का चप्पू है, आज उस हाथ में नौकरी है, आज उस हाथ में रोजगार है। जम्मू कश्मीर की जनता खुश है। ये पहली बार हुआ जब जिस प्रकार से पहलगाम में हमला हुआ, ये पहली बार था कि जम्मू कश्मीर की सारी जनता पूरे देश के साथ में खड़े रह के पाकिस्तान के खिलाफ थी। ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये एक होलिस्टिक पॉलिसी अप्रोच के कारण हुआ। आप देखते होंगे हुर्रियत
के नेता क्या करते थे, आप जब लाल चौक में क्या होता था हम लोग सब देखते थे। तो ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं आया, उसके पीछे पूरी सोच है, पूरी स्ट्रेटेजी है और उसके ऊपर एक्शन है। पर आप जब नो टॉलरेंस रखते हैं तभी जो है आतंकवादी हो या इनके आका पाकिस्तान में बैठ के डरते हैं कि भैया इसमें नो टॉलरेंस है, यहाँ पे हम तुष्टीकरण के नाम पे भी हमारी दुकान नहीं चला सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि नो टॉलरेंस मींस नो टॉलरेंस। आप उसको कंप्लेन करते रहे, अरे ये कर दिया वो कर दिया, नो एब्सोल्युटली नो टॉलरेंस। दिल्ली में अभी जो हमला हुआ उसमें कैसे आप टॉलरेंस कर सकते हैं? उसमें भी तो इनके नेता उसके साथ खड़े थे। आतंकवादियों को भटका हुआ युवा जिस देश में विपक्ष बोलता हो उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? गलती से इनको कहीं पे कोई राज्य में भी सरकार बन गई तो वहां का क्या हाल होगा? तो ये समझना पड़ेगा देश की सारी पार्टियों को कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तब तुष्टीकरण को बिल्कुल, वोट की राजनीति को बिल्कुल, घुसपैठियों की राजनीति को बिल्कुल आपको नकारना पड़ेगा, नहीं तो अब देश की जनता इस प्रकार की राजनीति को अब अस्वीकार नहीं करेगी। ओके, सैयद जवाद आऊंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आता हूं। सवाल यह कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस देश में आतंकवाद पर भी राजनीति होती रही है और इसीलिए शायद हमें आतंकवाद का ज्यादा जो है दंश झेलना पड़ा, सहना पड़ा। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलो, 2 टूक आप देख रहे हैं, 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद पर प्रहार आर पार, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी जो है उसका डॉक्यूमेंट रिलीज करा है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीयत बड़ी साफ है। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए, जैसे नक्सलवाद को लगातार अब खत्म किया जा रहा है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए भी कमर कस चुकी है। लेकिन पॉलिसी एक आई है, पर बार बार सवाल तो ये उठता है कि हमको इतने दशक लगे आतंकवाद के खिलाफ एक पॉलिसी लाने में, इसलिए क्योंकि आतंकवाद के नाम पर भी इस देश में राजनीति होती रही है। आखिर क्यों हम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर एकजुट होकर एक आवाज में नहीं बोल सकते? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विक्रम सिंह जी हैं, वो पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के और रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। बोलिए सैयद जवाद जी।
नहीं, देखिए क्या है अशोक भाई, आतंकवाद को लेकर के हमेशा से कांग्रेस की पॉलिसी एग्रेसिव रही। इस आतंकवाद ने हमारे देश के बड़े बड़े राजनेताओं को, और कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 प्रधानमंत्री जो हैं वो शहीद हुए, और नक्सलवाद के अंदर कांग्रेस के कई नेता शहीद हुए, मुख्यमंत्री शहीद हुए। उसको दर्द को हम झेलते हैं, हमने समझा है उस पीड़ा को और दर्द को देश की समझा हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार, आपको याद होगा जब कंधार हाईजैक हुआ था तो वो कौन सा आतंकवादी था जिसको छोड़ करके आए थे, और वो कौन इस वक्त बैठे हुए लोग हैं सरकार के अंदर, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर हैं, वो छोड़ने गए थे। आज तो बड़ी बड़ी पिक्चरें बना दे रहे हैं और उसका जो है क्रेडिट और श्रेय भी लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जब पाकिस्तान को हमारी सेना ने गर्दन से पकड़ा हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर से, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है सीज फायर के लिए बताता है, वो बार बार अभी उसने कहा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, मेरे घर का मसला होगा, वो है ना किसी हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का काटा है हम ही से निकलेगा। मेरी लाख ना इत्तफाकियां होंगी भारतीय जनता पार्टी से, क्रिटिसिज्म भी करें, खूब करेंगे, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी के बीच जब अमेरिका कूद करके आता है और वहां से अमेरिका को स्टेटमेंट देता है तो हमारी सरकार खामोश रहती है। तकलीफ इस बात की है कि हमारी विदेश नीति हम डिसाइड करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेगा। वो लगातार झूठ बोल रहा है, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से यह नहीं बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झूठा है। कभी जाकर वो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कहता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता हूं, ये उसके स्टेटमेंट है। चलिए, मुझे मालूम था आज की डिबेट, हाँ आ रहा हूँ रोन जी आप ही रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे मालूम था आज की डिबेट में ट्रंप भी आएंगे, आज की डिबेट में कंधार भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस पर रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मैं आता हूँ। अभी ट्रंप अभी सुनिए ना, अरे आप आपने ट्रंप पर कितना ट्रंप पर जाएंगे, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। यूएपीए का कानून जब लेकर के आया जा रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी क्यों विरोध कर रही थी, जरा पूछिएगा। अच्छा, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, पहली बात तो प्रहार ही इतना मजबूत हुआ है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब इन्होंने कहा ट्रंप, अरे भाई ये तो ट्रंप के साथ तो कौन खड़ा था, विपक्षी नेता खड़े थे। सुनिए, मैं आपके बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज। जवाब नहीं मिलेगा। ट्रंप के साथ में कौन खड़ा है? एक मिनट, मैं आपके बीच में जवाब नहीं मिलेगा। सवाल के लिए जवाब के लिए सुनना पड़ता है ना, जब सुनेंगे तब जवाब मिलेगा ना। ट्रंप के साथ कौन खड़ा हुआ? ट्रंप के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई जब देश की अर्थतंत्र को डेड इकोनॉमी बोला गया। कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई कि नहीं हुई? और वही ट्रंप के लिए कहा जाता था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब यह कहा जाता था, अरे देखो प्रधानमंत्री जी ने तो सरेंडर कर दिया क्योंकि उनको ट्रेड डील करनी है। बाद में ट्रेड डील नहीं हुई 3-4 महीने तक, तो कहा कि देखो यार ट्रेड डील नहीं हुई, हमारे तो जो हमारे उद्योगपति हैं छोटे छोटे वो मर रहे हैं। बाद में ये कहा गया, अरे देखो अब तो ट्रेड डील कर रहे हैं, हमारे किसानों को जो उसको हक मार दिया। जब ट्रेड डील का मुसद्दा बाहर आया तो कहा करे भैया इसमें तो ये हो गया वो हो गया। आज तक अशोक जी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ट्रेड डील में हमारे किसानों के खिलाफ, हमारे पशुपालकों के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ एक प्रावधान हो, एक। मैं कम से कम 10 डिबेट कर चुका हूं, आप बताइए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको, एक एग्जांपल दीजिए। रोहन जी एक मिनट सही जवाब ऐसे नहीं, एक मिनट सही जवाब। आपने जो मुद्दे उठाए उन पर एक मिनट आवाज बंद करिए, सही जवाब। आपने जो मुद्दे उठाए उन पर क्लैरिफिकेशन जरूरी है। एक मिनट रुकिए, मेरी आज की डिबेट ट्रेड डील पर नहीं है, जब ट्रेड डील सामने आएगी उस पर खुलकर डिबेट होगी। हवा में ट्रेड डील पर लेकर जो है तलवारें भांजने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने जो मुद्दे उठाया उस मुद्दे का मेरे पास पूरा का पूरा फैक्ट चेक है। मैंने कहा, मेरी आदत है, मैं तो मुझे मालूम था सैयद जवाद आज जो है कंधार का मुद्दा जरूर उठाएंगे। अब मेरे पास ये खबर है, मैं इस खबर की लाइनें पढ़ रहा हूं कंधार को लेकर के, सुनिएगा जरा। ये खबर यह है कि जब विमान अपहरण हुआ था उस वक्त एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, और सर्वदलीय बैठक में उस वक्त कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस बैठक में मौजूद थे। देश के मानस को स्वीकार करते हुए, क्योंकि उस वक्त एक इंटरनेशनल प्रेशर, उस वक्त टेलीविजन चैनल लगातार खबरें दिखा रहे थे कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके जो लोग हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो चाह रहे हैं उनके फैमिलीज को छुड़ाया जाए। और उस वक्त क्या हुआ था, देश के मानस को स्वीकार करते हुए विमान में फंसे लोगों के जीवन की रक्षा को प्राथमिकता मानते हुए सभी राजनीतिक दलों ने, इस बात को नोट कीजिएगा,
सभी राजनीतिक दलों की सहमति के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी लोगों की जिंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो विमान में फंसे हैं, और उसके बाद सभी दलों ने सर्वसम्मति से मसूद अजहर को सौंपने और अपने लोगों को वापस लाने का प्रस्ताव पारित किया। ये कंधार विमान अपहरण का आज जो फोड़ते हैं उसमें मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद थे। एक बात अब मैं आपको बताता हूं, मई 2010 जो लोग कंधार पर पठान इस पर आवाज उठाते हैं, मई 2010 के बारे में देश को क्यों नहीं बताते? मई 2010 में क्या हुआ था? मई 2010 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा रहे थे और उस वक्त जम्मू कश्मीर में उनकी यात्रा में गुडविल जेस्चर के तौर पर, यह सुनिएगा, यह नहीं कि हमारे लोग फंसे हुए थे उनको छुड़ाना था, गुडविल जेस्चर के नाम पर 25 आतंकवादियों को रिहा किया गया। 25, कैन यू इमेजिन? गुडविल जेस्चर कि भैया मनमोहन सिंह जी जा रहे हैं कश्मीर तो गुडविल जेस्चर होना चाहिए, तो हम गुडविल जेस्चर दिखाते हैं जैसे 1971 की युद्ध के बाद हमने अपने बिना लोगों को छुड़ाए, हमने उनके 91,000 सैनिक छोड़ दिए, उसी तरह से गुडविल जेस्चर दिखाते हुए कि कश्मीर में मनमोहन सिंह के ऊपर लोग फूल फेंके, पत्थर ना फेंके, 25 आतंकवादी छोड़ दिए गए। और इन 25 आतंकवादियों में एक था शाहिद लतीफ, और यह शाहिद लतीफ पठानकोट हमले का मेन मास्टरमाइंड था। लेकिन इस शाहिद लतीफ का हुआ क्या? अब यह भी देखिए, अब यह कहना नहीं चाहिए लेकिन आजकल पाकिस्तान में होता क्या है, यह शाहिद लतीफ अभी 2 साल पहले अचानक एक मस्जिद में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार गिराया गया। गुडविल जेस्चर अज्ञात बंदूकधारी द्वारा, और यह गुडविल जेस्चर 25 आतंकवादियों को छोड़ना कांग्रेस सरकार द्वारा, और यह गुडविल जेस्चर अज्ञात हमलावर द्वारा उसी को मार गिराने का। सर कहां जाएंगे सर, जब राजनीति करेंगे ना तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सैयद जवाद मुझे समय दे दीजिए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार जब बनाई, आगे सरकार पे कुछ और आतंकवाद पे कहने के लिए कुछ है? आतंकवाद पे कहने के लिए कुछ है? सुन तो लीजिए, बोलिए ना। इनसे पूछिए महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना करके कितने हजार पत्थरबाजों को इन्होंने छोड़ा था, जरा बताइए सर। वो जो महबूबा मुफ्ती, मुझे आज बताइए ना, एक मिनट सैयद जवाद, आज कश्मीर में कितनी पत्थरबाजी की, एक मिनट ना आज सैयद जवाद, आज कश्मीर में कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं? सैयद जवाद सीधा सवाल का जवाब दीजिए। इन्होंने कश्मीर में जो सरकार बनाई, मैं मानता हूं गलत किया, लेकिन आज बताइए कश्मीर में कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही हैं? बताइए, आंकड़ा है आपके पास? नहीं है तो मैं आपको देता हूं। कश्मीर में आज पत्थरबाजी की 0 घटनाएं हो रही हैं। हर साल 5,000 घटनाएं होती थी, आज 0 घटनाएं। इसका जवाब है आपके पास? सर पकड़ने से नहीं होगा सर, डेटा पे बात कीजिए। क्या सुनिए एक मिनट, अखिलेश जी आ रहा हूं। सैयद जवाद डेटा पे बात कीजिए, सैयद जवाद डेटा, और अगर आप डेटा पे बात करेंगे तो मैं आपको अब क्योंकि सुनिए ये कहना, सुनिए सर, महबूबा मुफ्ती की आड़ में मत छुपिए। सैयद जवाद महबूबा मुफ्ती की आड़ में मत छुपिए, ठीक है ना? सीधा बताइए कि आज कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं हुई? आप बीजेपी का इस कदम के लिए विरोध कर सकते हैं कि उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन इस बात के लिए तारीफ भी तो कीजिए कि आज इन्होंने पत्थरबाजी की घटनाएं बंद कर दी। उसके लिए ताली भी तो बजा दीजिए एक बार। अखिलेश कटियार 10 सेकंड मेरा जवाब तो सुनिए। 10 सेकंड का जवाब दीजिए, लेकिन भागिएगा मत। बोलिए ना, अरे सुनिए ना, 10 सेकंड, एक मिनट सैयद जवाब, 10 नहीं आपको 15 सेकंड। अरे सुनिए, मुंह मत बनाइए, 10 नहीं आपको 15 सेकंड देता हूं, लेकिन पहले 5 सेकंड में बताइएगा कि कश्मीर में आज कितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, उसके बाद 10 सेकंड आपके। चलिए 5 सेकंड में बताइए कितनी पत्थरबाजी घटनाएं कश्मीर में हो रही है आज, बोलिए। देखिए, आतंकवादी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, सैफुल्ला नाम के व्यक्ति को। 5 सेकंड में जवाब नहीं आया, 5 सेकंड गोल कर गए सैयद जवाब, 5 सेकंड गोल कर गए। 5 सेकंड का जवाब है भारतीय जनता पार्टी, 5 सेकंड का जवाब है, 5 सेकंड का जवाब है। सर सैफुल्ला छोड़िए ना, यहाँ तो सोनिया गांधी आंसू बहाती है आतंकवादियों के लिए।
सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। और सुनिए, आपने सुनिए सही जवाब, सुनिए सही जवाब। आपने 5 सेकंड में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको 5 सेकंड में खबर दिखाता हूं। सही जवाब को 5 सेकंड में, आप सुनिए, सही जवाब को 5 सेकंड में खबर दिखाता हूं। और वो खबर क्या कहती है? शुरुआत सही जवाब ने छाती पीट कर करी कि सिंधु बंद। मुझे 5 सेकंड चाहिए, 5 सेकंड। मेरा प्रोड्यूसर से निवेदन है 5 सेकंड दीजिए, 5 से 6 सेकंड मत दीजिएगा। सही जवाब को तो मैंने 15 सेकंड दिए, जवाब नहीं आया। मुझे सिर्फ 5 सेकंड। और 5 सेकंड क्या? सही जवाब ने शुरू में छाती पीटी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया। और ये मेरे पास पाकिस्तान के अखबार की खबर है। पाकिस्तान के टॉप न्यूज़पेपर डॉन प्राइसेस राहुल गांधी एज ए ट्रुथ टेलर एंड अप्रिशिएट हिम फॉर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑपरेशन सिंदूर। तो पाकिस्तान के अखबार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में राहुल गांधी सच बोल रहे हैं और उन्होंने भारत सरकार को क्वेश्चन किया। यहां सैयद जवाद कह रहे हैं हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में साथ दिया। मेरे 5 सेकंड पूरे हुए। अखिलेश कटियार। अभी अशोक जी जो जवाब बात आ रही थी नक्सलवाद को लेके, आपको याद होगा सुकमा की घटना जिसमें 12 जवान शहीद हुए, गढ़चिरौली की जिसमें 15 जवान शहीद हुए, बीजापुर इनकाउंटर जिसमें 22 जवान शहीद हुए और दंतेवाड़ा में जिसमें 10 जवान शहीद हुए। तो अभी जो नक्सलवाद की जो समस्या है उसे हमें और अच्छे से हैंडल करने की जरूरत है। नक्सलवाद अभी भी हमारी छाती पे खुदाल लेके खड़ा हुआ है। और दूसरी बात जो नियत का सवाल है साहब श्रीवास्तव साहब, उस पर सवाल तो आता है ना अशोक जी, जब पीएमएलए कानून बनके जिस तरीके का देश के नेताओं के साथ होता है, ईडी की 98% घटनाएं जब अपोजिशन के नेताओं पे होती है, एसआईआर की प्रक्रिया चलती है जो इस तरीके से लाखों लोगों के साथ होता है, तो सरकार के इस नजरिए पे भी हमें शक होता है कि इस कानून का भी कहीं दुरुपयोग ना हो। तो हमारा मानसिकता इतनी है कि सरकार के नजरिए के। अखिलेश जी आपका विपक्ष का काम है सरकार की नीयत पर भी, सरकार के एक्शन पर भी सवाल उठाना, उससे मैं कतई इनकार नहीं करूं, वो आपको पूरा अधिकार है। लेकिन विक्रम सिंह जी हमने अच्छी शुरुआत करी थी आज डिबेट में, लेकिन देखिए फिर होता क्या है, आतंकवाद पे फिर हम राजनीति में पहुंच के रह जाते हैं। अशोक जी मैं 3 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। बाटला हाउस इनकाउंटर होता है, इंडियन मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे जाते हैं, संजरपुर में लाशें जाती हैं, संजरपुर एक तीर्थ बन जाता है और वहां लोग जाकर के आंसू बहाते हैं। और आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ी नेता उनके देखती इनकी ये फोटो हटाओ, मेरे आंसू नहीं थम रहे हैं, ये मिसप्लेस्ड कंपैशन, ये शोभा नहीं देता। दूसरी चीज 26/11 आरएसएस की एक साजिश हिंदू टेरर को पेंट करने की जो कोशिश की जा रही है और जिनके ऊपर हमें कहर बन के टूट पड़ना चाहिए था। तीसरा एग्जाम, उनके ऊपर अफजल हम समझ रहे हैं तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, इनको हमने पनपने क्यों दिया, हमने इतनी लंबी रोप इनको क्यों दी। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने 3 टेररिस्ट को कंधार हाईजैकिंग के बाद छोड़ा, अजहर मसूद, सैयद मोहम्मद उमर शेख जिनको मैंने ही गिरफ्तार किया था मुठभेड़ के बाद, इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव शहीद हुए थे और एक कांस्टेबल शहीद हुआ था और उसको मैंने 15 दिन इंट्रोगेट किया। हम लोग महिमा मंडित बहुत कर देते हैं कि ये फिदाइन है, वो कुछ ने फिदाइन 4 दिन तरह यूपी पुलिस की कस्टडी में थे, आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया नवाब साहब को। तो ये चीज मैं बता देना चाहूंगा कि अगर हम सख्ती करें, और ये जो डॉक्ट्रिन आई है ये यही है कि चूड़ी कसेगी बहुत कायदे से, और अखिलेश जी की जो चिंता है उसका भी इसमें समाधान है कि ह्यूमन राइट्स का पूरा ख्याल रखा गया है, इसमें मानवाधिकार का हनन ना हो, ये भी किया गया। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही समग्र और सुविचारित ये एक डॉक्ट्रिन है और इसके सफल होने में कम से कम मुझे कोई संदेह नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है, ये नीति सफल हो, क्योंकि हर भारतीय की सुरक्षा, हर भारतीय की जान कीमती है, लेकिन इस पर राजनीति ना हो। बार बार हम राजनीति करते हैं, अच्छी बात नहीं। आज के लिए बहुत बहुत आभार सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।